अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। साथ ही फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कादिर मंदोखिल साहब सेटेलाइट लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बात होगी। आज अडियाला जेल के बाहर हमने फिर वही मनाजिर देखे। ये रिपीट टेलीकास्ट है और अब तकरीबन 1.5 माह का वक्त हो चुका है। लगभग इसी किस्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहनें वहाँ पर मौजूद थी, मुलाकात के लिए आई थी। लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब, मलिक अहमद खान बच्चर लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली, उसके अलावा ज़रताज गुल वज़ीर। और इनको हैरान कुन तौर पर यह यकीन दहानी करवाई गई थी कि जुमरात के रोज़ मुलाकात होगी। मुलाकात भी 2 घंटे की होगी, लेकिन हिरासत में ले लिया गया। अब ये हिरासत में क्यों लिया जा रहा है, इसके ऊपर एक तौजीह पेश की है अली अमीन गंडापुर ने कि इमरान खान को जेल में इसलिए रखा हुआ है, मुलाकातें इसलिए नहीं हो रही कि इस इमरान खान की वजह से इस निज़ाम को ख़तरा है। और आज उन्होंने जो खिताब किया धुआंधार, हैरान कुन तौर पर गंडापुर साहब ये कहते हैं कि या तो पहाड़ तोड़ दूंगा या सर को तोड़ दूंगा। क्या कहा अली अमीन गंडापुर ने, सुनी। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुल्क में इदारों और उनके सियासी किरदार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन को रिग किया जाएगा तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकता। क्या कहा, सुनिए। अब गंडापुर साहब जैसे भी गुफ्तगू करें, लेकिन इस वक्त हुकूमत का कॉन्फिडेंस उरूज पर नज़र आता है। वो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कन्वेंशन करवा रहे हैं और हैरान कुन तौर पर वो हथियार लगता है कि हुकूमत के हाथ में आ गया है जिससे वो बेपनाह पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। हमें मालूम था कि पाकिस्तान क्योंकि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, उनको इंपोर्ट किया जाता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो हमारे यहाँ उनकी कीमत बढ़ेगी। और जब इंटरनेशनल मार्केट में आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में कमी होगी तो लामहला पाकिस्तान में भी उसका रिलीफ आवाम तक पहुँचेगा। लेकिन हुकूमत का कॉन्फिडेंस का आलम यह है कि गुज़श्ता 1 से 1.5 माह में लगभग $15 फ़ी बैरल तेल की कीमतें कम हुई। लेकिन कीमतें कम करने के बजाय हुकूमत ने कहा कि हमने ये तय किया है कि हम लेवी बढ़ा देंगे, मज़ीद पैसा वसूल किया जाएगा पाकिस्तान की आवाम से और उसको बलूचिस्तान में सड़कों की जाल बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोई इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि बलूचिस्तान की पसमानदगी जो है उसको दूर करने के लिए वफाक को और सूबे को ख़ुद अपने तरक्याती बजट से फ़ंड्स मुख्तस करने चाहिए, उनका एहसास महरूमी दूर होना चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? और कल को जब आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी है तो कल जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ेगी तेल की, फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर $10 फ़ी बैरल बढ़ जाती है तो क्या फिर कीमतें बढ़ेंगी यहाँ से या फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को वापस लिया जाएगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो कमेंट किया है पाकिस्तान के निज़ाम में टैक्स के निज़ाम पर, उन्होंने कहा है कि इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेखुदा टैक्स पॉलिसी है पाकिस्तान की हुकूमत की है। गुफ्तगू करने के लिए इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हुकूमत ने कैसे डिसाइड किया कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो अब 78 रुपये से ऊपर ले जाएंगे? ये फाइनेंस बिल का काम था, इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर रहे हैं, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? थैंक यू वेरी मच ईसा। देखें, हुकूमत का जो नीयत है उसको देखें, हुकूमत का जो टारगेट है उसको देखें, प्रायोरिटी देखें। मतलब एक तरफ रिलीफ जो अगर आप पब्लिक को देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान जिसको हम सब समझते हैं कि हमारा एक ज़ख्मी उज़्व है, हमारा एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत नाजुक है, और वहाँ पर अगर ये पैसे उठाकर वहाँ लगा दिए जाएं, हम सब इस पे कोई भी किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है कि बलूचिस्तान की पसमानदगी को दूर किए बग़ैर आप पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को उसको तरक्की देकर ही आप पाकिस्तान की तरक्की को उसको आप आगे ले जा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में लेवी बढ़ाना घटाना वो एक अलग चीज़ है, वो भी एक बात है। आप उसको अपनी तरफ से जिस तरह भी प्रेजेंट करते हैं, आपका डोमेन है, आप एंकर हैं अपने शो के, लेकिन उस कॉज को देखें, किस वजह से, किस नीयत के साथ और किस इरादे के साथ वो हम स्टेप अप कर रहे हैं। सूबे का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट मौजूद है, वफाक का मौजूद है, कंज्यूम नहीं हुआ, लैप्स कर जाएगा,
वहाँ से बनाएं, लगाएं। 300 अरब रुपए जो है वो आपको चाहिए। जितना पैसा बढ़ा दिया गया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में, ये तो हज़ारों अरब इकट्ठा करेगी हुकूमत। ये तेल कमाई का जरिया कैसे हो सकता है हुकूमत के? जो लैब्स की बात है ना, वो एक अलग स्टोरी है। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी और तकरीबन 2022 तक 80% और 85% और 70% बजट इनका लैप्स हुआ जाता था। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो पैसे हैं ये आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो आपका निज़ाम मवासलात है, ये उसके ज़रिए वफाक वहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेगा, तरक्की करेगा, सड़कों का जाल बिछेगा ताकि, और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर हो वहीं से तरक्की शुरू होती है। जब आपकी फार्म टू मार्केट रोड होगी, आपका एक्सेस होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो उस वजह से आप आगे चलेंगे। हाँ, आगे जो रिलीफ है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सर, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। बिजली और पेट्रोल सबको मालूम है, इनसे तमाम अशिया की कीमतें बढ़ती हैं। आप इनकी कीमत करने का जब क्वेश्चन आपके पास मौजूद था, यूक्रेन पर जब रूस ने चढ़ाई की, उस वक्त $120 फी बैरल से कीमत बढ़ गई थी, 150 रुपये लीटर दस्तयाब था। आज उसका निस्फ हो चुका है। और आपके यहाँ कीमत पेट्रोल की कितनी है, और फिर भी आप लेवी बढ़ा रहे? मैं आपके शो में बैठा हुआ था और आपने एक दिन मुझे कहा था कि ये जो हमारी तनख्वाहों पर टैक्स लगा हुआ है ये बड़ी ज़्यादती है, याद है आपको? और मैंने आपको कहा था कि नहीं, ये आपकी किसी और से कन्वर्सेशन नहीं, मेरी आपसे हुई थी, आप रिकॉर्ड उठा लें। और मैंने आपको कहा था कि आई हैव टेकन योर केस विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और उसमें अताउल्लाह तारड़ साहब ने आप बड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं, ये मेरी बात बड़ी नहीं, ये मैं मेरे पास चलिए कोई रिकॉर्ड होगा मैं भेज दूंगा। और वो टैक्सेस जो हैं वो भी तनख्वाहों से निकल रहे हैं। आपको भी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। आने वाला बजट जो है उसमें बड़ी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। हम ये समझते हैं, आज ये पेट्रोलियम की कीमत है, आपको पता है कि ये हर 15 दिन बाद रिव्यू होती है, इसकी रिवीजन होगी, ये कट डाउन होके नीचे आ जाएंगी। लेकिन 15 दिन में $10 फी बैरल अगर कीमत बढ़ गई तो आप बढ़ाएंगे ना कीमत? नहीं आएगी, नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह, इतना हमें भी पता है। हम भी मार्केट में बैठे हुए हैं और हम आपको ये बताएं कि कम से कम आज आपके व्यूवर्स को हम ये बात बता सकते हैं, पाकिस्तानी कौम को ये बात बता सकते हैं कि मईशत की जो गाड़ी के पहिए कच्चे में उतर गए थे, हमने उसकी रिडायरेक्शन कर दी है। आपकी गाड़ी अब सुस्त चले, तेज़ चले, दरमियाने स्पीड से चले, लेकिन आप अपनी मंजिल की जानिब गामज़न। अच्छा, आपने डायरेक्शन दुरुस्त। कादिर मंदो-खेल साहब, सदर मुमलिकत का दस्तखत से ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ। नवीद कमर साहब तो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये बजट में लेकर जा रहे हैं। जैसे हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कमाई का ज़रिया बना लिया है और इससे अब सड़कें बनेंगी और नहरें भी शायद इसी से बनेंगी, तो आप तो नहरों के भी ख़िलाफ़ हैं। आप क्यों ये क्वेश्चन फराहम कर रहे हैं? और पीपल्स पार्टी कम से कम इन मामलात में अपना राय क्या हुकूमत को उससे आगाह करती है कि आवाम के ऊपर जो बोझ है, जहाँ पर उसको कम किया जा सकता है, गुंजाइश बनती है तो कम किया जाए? ईसा नकवी साहब, मैं बड़े गौर से आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था और थोड़ा सा मैं पीछे आप ले जाता हूँ 2 दिन पहले यानी 14 तारीख को, जहाँ काबीना से वज़ीर आज़म साहब बराह रास्त खिताब कर रहे थे और कौम को ये खुशखबरी सुना रहे थे कि आज रात पेट्रोल की कीमतें कम हों। ये टाइम था 9 बजे का और मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। रात 1 बजे ठीक वो वज़ीर आज़म का न जाने कहाँ से प्रेशर आया। उन्होंने कहा ये दरअसल में जो पैसे हैं जो हमने बढ़ाने थे वो हम नहीं बढ़ाएंगे, बलूचिस्तान का रोड बनाएंगे। अब मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। 2.5-3 साल पहले इसी रोड का इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब कर चुके, चमन से लेके कराची तक, और वो 70% वो रोड बन भी चुका है। और उन्होंने जो टाइम लिमिट बताया था कि 2 साल के अंदर वो मुकम्मल होगा। मैं क्वेटा और ज़ोक का रास्ते की बात कर नहीं रहा हूं जो 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। तो जब आपने टाइमलाइन दे दी है कि 2 साल के अंदर बनेगा, आपने फंड भी उसके लिए मुख्तस किया होगा यकीनन। मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं जो 1258 अरब रुपए जो प्लानिंग डेवलपमेंट की जो मीटिंग हुई थी वो सारा के सारा आपने पंजाब पे खर्च कर दिया। अब जो बलूचिस्तान की बारी है कि जो एक मोटरवे नहीं है बलूचिस्तान में, पूरा एक मोटरवे नहीं है पूरा सिंध में। पंजाब में मोटरवे पे मोटरवे, साहिवाल और बालपुर का मोटरवे अभी पिछले हफ्ते 436 अरब रुपए की लागत से बनेगा।
फिर सियालकोट वाला बनेगा, मुल्तान की पहले 2 मोटरवे वगैरह वगैरह। क्या बलूचिस्तान के ऊपर इतना तरस आप रहे हो कि अवाम के पेट्रोल के पैसे 3 घंटे बाद ना जाने किसकी हिदायत पे आपने वो चीजें वापस लिए और आप एहसान कर रहे हो बलूचिस्तान के ऊपर कि मैं उनको दे रहा हूँ। वो तो 3 साल 2.5 साल पहले आप इफ्तिताह कर चुके हो, फुटेज उठा ले जिसकी तखमीना सब कुछ, और वो भी मोटरवे नहीं है, आम रोड। आज फिर उसे, अच्छा चलो मैं दूसरी इसको भी छोड़ देता हूँ। अभी आप गुफ्तगू में ये फरमा रहे थे कि ये पेट्रोल की कीमतें कम करनी थी, वो बलूचिस्तान पे एहसान कर रहे थे, उसको दे रहे थे। हालांकि बलूचिस्तान की मादनियात पे, पख्तूनख्वा की मादनियात पे इनकी पूरा नजर है, उसको लूट के छोड़ेंगे, इसके बगैर नहीं करेंगे जो उनकी प्लानिंग है। कौन लेकिन अगर कल पेट्रोल, आप वाला सवाल, कल पेट्रोल कौन लूट के छोड़ेंगे? बलूचिस्तान वाला रोड नहीं बनेगा। बलूचिस्तान के जो लोग हैं जिस पे आप एहसान कर रहे हो वो रोड नहीं बनेगा। तो सवाल ये कि कुछ इस तरह बातें करें कि कोई मंतक भी हो, कोई सोच भी हो, कोई इंसान को, ये आम लोग घास नहीं खाते, टीवी के सामने बैठे हैं, आम लोग घास नहीं खाते, ये सब कैलकुलेशन को पता है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नहीं तो मंदोखेल साहब, रोड को आप बना रहे थे, फंड आपने कहां से रखा? नहीं तो मंदोखेल साहब, होता है मंदोखेल साहब, तो आसिफ अली जरदारी साहब इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत ना करते और आप इन हुकूमत को कहते कि जाएं पार्लियामेंट से इसको पास कराएं, फाइनेंस बिल ले आए, मिनी बजट लाएं और आप कर लें जो करना है। आपने तो दस्तखत कर दी है ना। जो प्रेशर, ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाई गई है, 8 रुपए मजीद उसमें इजाफा किया गया है, 78 रुपए से ऊपर ले गए हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, उनके दस्तखत से हुआ। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, आप नहीं मेरी बात सुनो, आप बात कहां से कहां, जो पूरा पैसा लूट के पंजाब पे लगा रहे हैं, सीट पैक का 95% जो आसिफ अली जरदारी का प्रोजेक्ट था वो आप पंजाब पे लगा रहे हैं। ये जो सिंध बलूचिस्तान, ये जो फकीर सूबे बैठे हुए हैं, ये आपके गुलाम बैठे हुए हैं। आप अवाम का पेट काट करके उनका पैसा उस पर लगा रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। अगर एक रूटीन का जो लेवी है, जो भी सिलसिला है, तो उस चीज को बढ़ाने के या उसको एक्सक्यूज बनाने की, यानी इनके सारे जो काले करतूत है उस पर पर्दा रखने के, आप एक ऑर्डिनेंस पे जो लेवी को उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया, उस पर आप वो करें। और लेवी को जो ऑर्डिनेंस है वो किसने रिकमेंड किया था? नंबर एक बात। नहीं तो आप कह देते ना कि ये पार्लियामेंट में लाएं, कानून की सूरत में लाएं, वहां से पास करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, बड़ा आसान काम है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को कंट्रोल करने के लिए। आप कोई काम ना करें, कोई इंटेलिजेंस काम ना करें, मोबाइल बंद कर दें, आवाम के ऊपर जो ना वो टैक्स अदा करने के लिए या खसारा पूरा करने के लिए, ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट जिसका मैंने हवाला दिया है, वो प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए आप यहाँ से पेट्रोल के कीमत जो ना आवाम, और फिर बड़ा आसान भी करे। ये बलूचिस्तान गरीब है, फकीर है, ये सारे भिखारी है, इनको दे दो पैसे। वो भाई भिखारी नहीं है, यही बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, यही सिंध पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, यही पुख्तनख्वा का मिनरल पूरे पाकिस्तान को पालेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ आप इतना जो न ज्यादती न करे। एक तो केनाल के जो ड्रामा आपने मचाया, सर केनाल पे मैं आता हूँ, केनाल वाले मंदोखेल साहब, केनाल वाले मामले पर मैं केनाल वाले मामले पर आता हूँ। फैसल चौधरी साहब, अब लगता ये है कि जो अपोजिशन जिस तरीके से एक बड़ी ओवरवेलमिंग किस्म की पोजीशन में थी, मंजरनामे पर छाए हुए थे, और हुकूमत शायद आपकी जो मज़ाहमत थी वो डिक्टेशन ले रही थी, बहुत सारे फैसले नहीं कर पा रही थी। अब हुकूमत जो है बड़े आराम से अपने फैसले कर रही है। लगता है कि आपकी तहरीक जो है उसमें वो जान बाकी नहीं रही जो हुकूमत को लगे कि हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि वो इलेक्शन में जाना पड़ सकता है। वो बड़ा खुलकर आवाम को रिलीफ देने के बजाय पैसे बढ़ा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ईसा, आपके ने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं शदीद मजम्मत करता हूँ जो फस्तायत और जो रियासती जबर या रियासती दहशत गर्दी इमरान खान साहब की फ़ैमिली के ऊपर आज फिर से जो है रियासत ने दिखाई है। आज 2 अपोजिशन लीडर्स को गिरफ़्तार किया गया, अहमद बचर को और उमर अयूब को। इससे ज़्यादा जो है गैर सियासी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आइनी काम नहीं हो सकता, और शर्मनाक हरकत है कि आप जमहूरियत का गला इस तरह से घोंट रहे हैं। एक बहनों को जो है भाइयों से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे आप, और उनकी रास्ते में इस तरह से रुकावट बन गए हैं। तो इससे बायसे शर्म तो कोई बात हो नहीं सकती कि आपने इंसानी कदरों को भी पामाल कर दिया, रिश्तों को कदरों को भी पामाल कर दिया, सियासी अखलाकियात को भी पीछे छोड़ दिया। नाउ कमिंग टू द लेवी, तो मैं तो अपने इख्तियार साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि इख्तियार साहब, आप आवाम का
आपकी हुकूमत कितना खून निचोड़ेगी। यानी जब आपको ये तो लेवी का बताया, मैं अब आपको फिगर्स में बता देता हूँ। इस वक्त जब पेट्रोल की प्राइसेस 64 से $70 के बीच में है, जब ये हुकूमत आई थी तो वो 120-22 करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के दरमियान अराउंड यही चल रहा अराउंड है। यही थी। एक बैरल में तकरीबन अराउंड जो है जी वो 160 लीटर पेट्रोल होता है, 159 159 पॉइंट समथिंग होता है, तो 160 कर लें। 26 रुपये कुछ पैसे, तकरीबन 26.5 रुपये ये पेट्रोल की प्राइस कम हो सकती थी। आपने 18 रुपये लेवे बढ़ा दी, 26 + 18 देखिए कितने। आप ये कह रहे हैं, जो कादर मंदोखेल साहब ने बात की है ना, वो ये कह रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर रख के पूरे पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादती की है। जो मैं उनकी बात समझा हूँ कि आपने एक ऐसी सड़क जिसका इफ्तिताह हो चुका, 70% काम हो चुका, आपने बलूचिस्तान के नाम पे लोगों से पाकिस्तान से फ्रॉड किया, आपने लोगों से झूठ बोला। और जो पेट्रोलियम लेवी जो है पूरे पाकिस्तान के किसान की, ताजिर की, मजदूर की, दुकानदार की, ट्रेडर की और सबके जो एक पेट में आपने छुरा घुंपा, उसको आप बलूचिस्तान के अवाम के सर पे कर रहे हैं। ये हुकूमत जो है ये अवाम को रिलीफ देने की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही। आप देखिए कि जो मामला हुआ उसका ये बिजली के बिलों का, जी, उसमें देखिए कि बुनियादी टैरिफ वही है, लेवी कम कर दी गई है। और लेवी के बाद जो मैक्सिमम जो है वो जितना 7-8 रुपए का, और वो 7 दिन हमें वो कॉलों की भी अजाब भुगतने पड़े। यानी आप नॉर्मल कॉल में लाएँ तो आगे से शहबाज शरीफ साहब बोलते थे, वो एक तो बिजली आगे महंगाई, आगे लोगों की ज़िंदगी जो जीरा ना, ऊपर से शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ सुने, तो वो एक अलहदा सज़ा है। खुदा का शुक्र है वो 7 दिनों के बाद वो मगरों लगती है आवाज़। गुजारिश ये है, ये सजा आप लोगों के लिए है, सिर्फ पीटीआई मैं वही अर्ज करूँ नहीं दुनिया। अच्छा नहीं, वैसे सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इख्तियार वली साहब, ये जो आपने सड़क बनाने का फैसला किया है कि आप पैसे पेट्रोल के जो है वो कम नहीं करेंगे और उससे पे सड़क बनाएंगे, 20 वजारतें कम कर देते, 20 वजीरों के प्रोटोकॉल ख़त्म कर देते, TADA स्टाफ ख़त्म कर देते। आप मरी रोड फैज़ाबाद से जाएं सदर तक, जितना इश्तिहार लगा हुआ है वो 7 रुपए के यूनिट का, और जितने अखबारात में इश्तिहार लगे हुए हैं वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी, वो लगाने के बजाय आप उस पैसे को बचा के सड़क बना लेते। अच्छा, बात ये मैं ज़रा मंदोखेल भाई की और इनके 2-3 बातें हैं वो बड़ी ज़रूरी है कि मैं उसको रिस्पॉन्ड। मुझे इजाज़त दें, मैं ब्रेक ले लूं ताकि आप आराम से तसल्ली से जवाब दे सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इख्तियार वली साहब, अभी फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि आप जो है वो पाकिस्तान की आवाम का खून चूस रहे हैं, तो कैसा जायका है इस खून का? ये ऐसी बलाएं हैं, ऐसी बलाएं हैं, इन्होंने किसी चीज़ में खून छोड़ा हो तो दूसरा कोई निकाले। कोई मच्छर के काटने और उसके खून निकालने के लिए भी इन्होंने खून नहीं छोड़ा। यानी आपने ट्राई की 4 और आपको नहीं मिला। मैं बताता हूँ, आपने खून चूसने की ट्राई की। मैं बताता हूँ से भी पानी निकाल लिया। सुन तो लेना। अच्छा, छुरी तले साल है जरा। अच्छा, इन्होंने खून भी चूस लिया, इन्होंने खून भी चूस लिया और ये हड्डियां भी करच करके खा गए। कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। एक लुटा पिटा गिरता पाकिस्तान, एक टूटी फूटी और बदनाम बदबूदार मईशत। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक स्टाइल मारा था इन्होंने ना कि पहले IMF के पास नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे। वी वुड प्रेफर टू कमिट सुसाइड, बट हम नहीं जाएंगे IMF, ये इनका लीडर कहता था। और फिर कर्जे दुगने करके चले गए। उसके बावजूद जब इनको पता चला इनके लीडर को कि हुकूमत मेरी जाने लगी है, IMF के साथ मुआहदे तोड़ दिए। ये जो आज पाकिस्तान को रिकवर होने में इतना टाइम लग रहा है ना, इसकी वजह ये है, आपको पता है मुझसे, हमसे ज़्यादा आपको पता है कि IMF के साथ डील में जाओ तो वो कितना मुश्किल होता है, और जब आप ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करो, इनको फसल को मुझसे भी ज़्यादा पता है, तो उसका नुकसान फिर क्या होता है। आपने अपनी सियासत बचा ली और आपने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया था। ये उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने बहुत कर्जा, ये अच्छे 42 महीनों में आपकी जो हुकूमत थी उसने 18,000 अरब कर्जा लिया था,
लेकिन आपको पता है कि उसके बाद 16 महीने में मैं बताता उसके हूं। बाद देखिए मैं सुन तो लेना, अच्छा सुन तो लेना, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं उसको सुन बड़े तो लेना, नहीं, सुन तो लेना। आप उन्होंने 42 फिगर्स में बात बता रहे हैं, उन्होंने 42 और मैं बड़े सलीस अल्फाज में कह रहा हूं, जिसको सलीस आपको मेरा ख्याल है आपको पता है मैं मुझे पता है, मुझे पता है, वापस कर दिए मैं आपकी सारी समझता हूं। सुन ले मैं बता रहा हूं आपको। जुमला तो करने दें। एक इख्तियार वली साहब मेरे जुमला ख्याल मुकम्मल में करने दें, आप कह दीजिए। वो एंकर हैं और आप सवाल पीटीआई तो को करने दो ईसान नकवी को, इख्तियार वली साहब। आप मैं सुन लीजिए ना, आपने बड़ी आराम से अपनी बात कर ली है, मुझे भी जरा बात कर लेने इख्तियार वली देना। साहब, मुझे क्या पता है पीटीआई बड़ी जालिम थी। अब आप मुझे रियाज समझ रहे हैं और रियाज को गुंडे नहीं फंसा सकते। मेरे हक के लिए आवाज उठाने पर मंदो खेल साहब, अच्छा, मेरे आप हक के अपनी- लिए, मेरे सवाल के हक के लिए मेरी- आवाज उठाने पर मैं आपको खराज तहसीन पेश आप करता अपनी हूं। बात करें, सुन मेरा लीजिए। एक जुमला सुन सर, ये बड़े जालिम लोग थे, मैं आपका ये सवाल लेता हूं। पीटीआई बहुत जालिम मैं थी। आपका सवाल लेता हूं। 42 महीनों में सिर्फ इतना बता दीजिए माय अपॉलॉजीज के पाकिस्तान के 75 साल का कर्जा 27,000 अरब रुपया था। जब इनकी हुकूमत पौने 4 साल बाद खत्म हुई, क्या वो 54,000 पे नहीं पहुंचा 42 था? पे। बस 42। 54,000 सर सुन लेना, और उसको सर पाकिस्तान अच्छा, ब्यूरो अगर आप ऑफ नहीं मानते स्टैटिस्टिक्स है तो फिर मेरे ख्याल में सर, एक है पाकिस्तान जो शौकत तरीन ने कहा था कि हम कर्जे दुगने करके लेना गए हैं, सर। तो फिर वो सर, झूठ कह रहे हैं और आप सर सच सुन कह रहे लेना, हैं। अब आप सवाल सुन करें। लेना। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी जालिम हुकूमत थी, उसने 42 महीने में 16-17 हज़ार अरब का कर्जा लिया। लेकिन फिर जब आपकी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब की, तो आप लोगों ने 16 महीने में तकरीबन 19,500 अरब का कर्जा लिया। एक तरफ 42 माह में आज तक 16-17, जब आपने छोड़ा था ना तो 62,000 अभी पे तक। था, ये 42,000 पे छोड़ के गए थे, ज्यादती थी। आई एग्री विद दैट। 42 नहीं 54,000 था। वो आप दूसरे वाले मिला रहे हैं, मैं मैं आपको लोकल कर्जों की पाकिस्तान बात ब्यूरो कर ऑफ रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं। हम कागज टैली और कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ ये मुझे स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर तो ये 16 महीने में ऐड कर 16 महीने में शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसने कर्जा ज्यादा लिया था। आप उस सवाल पर वापस आ जाए, वो पूछ रहे थे खून का जायका। मैं फिर कहूंगा कि खून इन्होंने कहीं छोड़ा हो, किसी की हड्डी बाकी रह गई हो तो कोई उस पर अटैक करे। हम तो उस मईशत को बचा कर लाए हैं। आपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया, तो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये अपनी हुकूमत में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आए थे, 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके गए हैं। आप पूछ लें कि क्या इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के साथ गिरवी नहीं रखवाया, क्या गवादर पोर्ट को गिरवी नहीं रखवाया? ये इल्ज़ाम है, ये सारे काम ये करके गए हैं। हम अगर आप हमें कह रहे हैं कि हमने 16,000 अरब का कर्जा लिया है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि शौकत तरीन ने कहा कि हमारे बाद जो आएगा, ये शेख रशीद की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे बाद जो आएगा, हमने सारी इकॉनमी जो है अंडरमाइन कर दी है, वो अपनी इज्जतों से जाएंगे। हमने तो अपने पॉलिटिकल स्टेक तंदूर में फेंक दिए, आतिश नमरूद में डाल दिए। अब आप बोलने मुझे नहीं देंगे, आप सवाल करते हैं, जवाब नहीं सुनते हैं, तो दिस इज हाउ आई कैन फील। सब्जेक्ट ज्यादा है, तो फिर आप नहर पर आ जाए ना। फिर आप नहर मत पर करें सवाल। मंदो खेल साहब कह रहे हैं, हमारा वर्डिक्ट ले मंदो खेल साहब की पार्टी ये कह रही है कि अगर आप हुकूमत नहरें बनाने पर बज़िद रहती है तो हमारा साथ नहीं चल सकता। बजट आ रहा है, उन्होंने वोट ना दिया आपके बजट को, हुकूमत का धड़न तख्ता होता है। नहरें या पीपल्स पार्टी का साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो इत्तेहाद बना है ना, सबसे पहले बात यह है कि नहरें नहीं बन रही। कहीं खुदाई शुरू हो तो मुझे मंदू खेल भाई उसकी तस्वीर कोई भेज दें, अच्छा, कोई इसकी वीडियो भेज दें। सियासत करनी है ज़रूर करें। हाँ, दूसरी बात आपको बताऊं, बजट हमने तो ये हुकूमत इनको ऑफर की थी कि आप बना लें, पीपल्स पार्टी को। जी, ये हुकूमत नहीं बना रहे थे, इन्होंने ये बजट थे कि नहीं आप हुकूमत ले लें। एक नंबर 2, ये मंदू खेल भाई जितनी बात कर रहे हैं, आप दोनों नहीं लेना चाह रहे थे, जो लेना चाह रहे थे आप उन्हें ऑफर करते हैं ना। उनकी तो पार्टी नहीं थी। अच्छा, उनका सुन्नी तो- इत्तेहाद कौंसिल उनकी तो बना लेती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पार्टी थी तो ना। इनके तो पास अपने शनाख्ती कार्ड ही नहीं था कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, नहीं छीनना ये था ना मजलिस शनाख्ती वहदतुल मुस्लिमीन है, ये आज़ाद है, शनाख्ती ये कार्ड नहीं PTI है, छीनना। ये PTIP है। ये तो वही बात थी कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इनकी तो हालत ही कुछ और अभी भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास 45 वाला था, इनके पास 47 वाला था।
आपके पास आरटीएस वाला ये था। 17 वाला आपके पास आरटीएस वाला था, लेके आए, आपके पास जनरल बाजवा का था, आपके पास जनरल फैसला था। वो सवाल मंदोखेल साहब ये स्टूडियो में ही आप वो बात अगर आपने बात नहीं सुनी, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह चलेगी। नहरों वाले मामले पर मंदोखेल साहब आप जरूर जाइए, मैं वो उस पर जरा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ जो इन्होंने बात की। इस हुकूमत ने डबल ज्यादती ये की, पहले मंदोखेल का इलेक्शन छीना, फिर उसको वजीर बना दिया, यानी सीने पे मूंगदली एक आदमी जो कि, और फिर उसकी तारीफें कर रहे हैं, और भाई उसको टीका लगाने पे लगा दिया। मंदोखेल भाई से सही। अच्छा मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी, ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक दो बात कर लूं, आप जरूर चले जाइए उनके पास। नहीं, मैं भाई है मेरे, हुकूमत बलूचिस्तान में हुकूमत इनकी है। जो बात ये टीवी पर कर रहे हैं इनके वजीर आला को, उस पर एतराज़ नहीं है, वो तो उस पर खुश हैं कि वफाक ने उनको पैसे दे दिए, ये उसमें कीड़े निकाल रहे हैं। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं, आप टीवी पे मंदोखेल साहब जितना भी ऊंचा बोले, आप इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकते। ये इत्तेहाद बड़ों का बनाया हुआ इत्तेहाद है। जहां पर भी बात होगी आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम साहब और हमारे रहबर नवाज शरीफ साहब बात कर लेंगे, बिलावल भुट्टो साहब बैठ जाएंगे। आप इसको न जोड़ सकते हैं ना आप तोड़ सकते हैं। हमारी और आपकी मंदोखेल साहब, आप लोगों की तो अथॉरिटी चैलेंज कर दी। वो कहते हैं नहरें बने ना बने। मंदोखेल साहब क्या कह रहे हैं, सूबे में पीटीएम पीपल्स पार्टी के लीडर क्या कह रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ये बड़े फैसले कर चुके हैं, लिहाजा सब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब ये खुद अपने आप को फैसल वाड़ा और मुस्तफा कमाल का शो कर रहे हैं, तो वैसे मैं क्या कह सकता हूँ ना। बात ये होता ना, तो सियासी बात करेंगे, हम तो कहते हैं फैसले सियासी होते हैं। हम तो कहते हैं, उन्हें बोलने देना। हम तो कहते हैं वजीर आजम ने 9 बजे पेट्रोल कम करने का ऐलान किया, 1 बजे किसने कहा उनको? ये खुद साबित कर रहे हैं बड़ों ने। हुकूमत कौन चला रहा है। बड़े मीन्स मैं बड़े लीडरों की बात की है। अब सवाल ये बड़े पता नहीं किसको कहते हैं। नहीं आप बोलिए, ये दरमियान में कमेंट कर रहे हैं। बोलिए मंदोखेल साहब। दूसरी बात, आपने नेहरू की बात की है। मैं एक चीज बताऊं, आज सिंध में जितनी भी वकला है हर बार ने किए, और वो पंजाब और सिंध का रास्ता आज रात रोक रहे, ब्लॉक कर रहे हैं। और उस वक्त तक जब हुकूमत ये ऐलान नहीं करेंगी इस नेहरू का, ये आज की खबर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी वकला रवाना हो गए मुख्तलिफ शहरों से। नंबर एक बात, कल बिलावल भुट्टो साहब के हैदराबाद में जलसा है 8:30-9 बजे, इंशाल्लाह आप भी लाइव देखेंगे, मैं वहां बैठ के देखूंगा, तो आपको फिर बिलावल भुट्टो साहब का फैसला आपको नजर आ जाएगा। वो क्या कहते हैं, बार बार हम आपको तनबे करते हैं, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार हम आप कहते हैं कि बाबा ये पेट्रोल की कीमत नहीं है कि आप किसी के कहने पे, ये हमारी मौत और जिंदगी का सवाल है। यहाँ पे आपने सिंध की, आपने बलूचिस्तान की जो नजरअंदाज की है, आप कह रहे वजीर आला जो ना एतराज नहीं कर रहा है। भाई वजीर आला बेचारा क्या करेगा, वो अपनी रिसोर्सेज से सूबे को चला रहे हैं। आप जो वफाक अपने आप को कहते हो और आप जो टैक्स कलेक्ट करते हो सूबों से, तो आपको भीख नहीं दे रहे हो, आप उनका हक भी पूरा नहीं दे रहे हो। तो वजीर आला तो बेचारा खुश होगा आप 2 रुपए दे। हम तो सिंध में खुश होंगे कि आपका सिंध में कोई प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का आ जाए तो हम भी खुश हो जाए, हम भी लोगों से फख्र से कह सकते हैं कि हाँ जी, हमने जिसको सपोर्ट किए उन्होंने सिंध में इतनी दूध की नहरें बाली। वो तो आपको नजर नहीं आ रहा है। बाकी जो आप नहरों की बात कर रहे हैं, ये चीज याद रखना, ये बात अभी हमारे बड़ों के हाथ से भी याद निकल चुकी है। ये अभी वर्कर के हाथ में ये बात आ गई है कि ये नहरें नहीं बनेगी। आपको 4 अप्रैल के जलसा याद नहीं होगा, मैं तो वहां बैठा हूं, देख रहा था, पूरे पब्लिक एहतजाज करी थी बिलावल भुट्टो साहब से कि नहरों के ऊपर बात कर ले। और कल आप देखेंगे, कल वही सूरत-ए-हाल होगी, बल्कि उससे ज्यादा सख्त सूरत-ए-हाल होगी। तो आप जो जिसके कहने पे पेट्रोल की कीमतें वापस ले रहे हो, हम कम से कम ऐसा नहीं होंगे। हमारा वजीर आला कह चुका है, बिलावल भुट्टो साहब कह चुका है, हमारे वजीर कह चुका है, मेरे जैसे छोटे वर्कर कहते हैं कि बाबा आपके साथ हम नहीं चल सकेंगे। आपने उज़्मा बुखारी या इरफान सिद्दीकी के जरिए जो बयानात करा ले, आप खुद ही इसहाक डार की बातों को, उसको यकीन दयानी को मशकूक बना रहे हो। लिहाजा हम आपकी इन बातों में, इन लारे लिपे में हम नहीं आएंगे। आप ऐलान करेंगे कि हम कैनाल नहीं बनाएंगे,
तो हम आपके साथ है, आप ऐलान नहीं करेंगे हम आपके साथ नहीं होंगे, ये आप देखेंगे अगले और दिनों में। नहर बनी तो हुकूमत नहीं रहेगी, बड़ा पीपल्स पार्टी का सेंटिमेंट इस वक्त जो है वो भरपूर नजर आ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल चौधरी साहब, आज जो अडयाला झील के बाहर हुआ है ये एक्सपेक्टेड भी था, मुतवक्के तो था, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ा शिकवा किया। मैं आपको सुनवा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि इजाज़त हमें भी ले दें जो मुलाकात कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है इशारा आपके और जिन लोगों ने मुलाकात की थी। सुनवाएं जी अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं। फैसल चौधरी साहब सिफारिश कर दें। देखिए, अलीमा बीबी का जो दुख है, तकलीफ़ है, गुस्सा है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो बहन है, 1 महीने से उनको एक्सेस नहीं दी जा रही इमरान खान साहब के साथ, तो नेचुरली उनके जो लबों पे शिकवा है वो बिल्कुल जायज़ बात है। जहाँ तक बात ये है कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया है अलीमा बीबी की, जब तक तो मैं जेल मामलात का ज़िम्मेदार था तो इनकी मुलाकात हमेशा होती थी। फिर कंसेंट दी गई तो ये भी पूछना पड़ेगा उनसे कि जिन्होंने कंसेंट दी कि सर अभी आप बताइए कि उस कंसेंट का क्या फ़ायदा हुआ, क्या बीबियों की भी मुलाकात रुक गई। यानी आपने तो ये वहाँ पे लिख के दिया ना कि जी ठीक है, हम वहाँ पे बातचीत भी नहीं करेंगे और मुलाकातें जारी रहेंगी। तो मुलाकातें तो 1 महीना 5 हफ्ते नहीं हुई। जब हम थे तो कभी मुलाकात नहीं, फैमिली की नहीं रुकनी थी। कुछ मुलाकातें थी, उन पर बैन हमेशा से लगा रहा सियासी, वो अपना मेहरबानी इनकी हुकूमतों की कि इन्होंने वहाँ पे इजाज़त दी थी सियासी लोगों को। अब गुजारिश यह है कि अलीमा बीबी को ना मिलने दिया जाना। परसों वादे पे करके कहा कि जी उठाएंगे। मैं तो जितने भी इससे पहले जो लिस्ट में गौर साहब का भी नाम नहीं था, अली जफ़र साहब के नाम भी ना था पिछले मंगल को, और भी बहुत सारे। अच्छा, लिस्ट में नाम जो है ये अभी एक सोशा जो है ना वो छोड़ा गया है। लिस्ट में नाम हमेशा से वो मर्जी करते हैं। इमरान खान साहब से साइन करा के भी दी लिस्ट है, बल्कि ये परसों वो भी तब्दील हो जाती हैं। हाँ जी, वो मैं बड़ी दफ़ा बार रहा हूँ, मेरे जूनियर्स को भेज दिए, जो आप जो मैं बाहर हम लोग खड़े रहे, वो जो लड़ाई हुई थी बाहर, आपको पता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं जाकर अडयाला जेल के बाहर खड़ा हूँ तो साहब का अगर दिल करेगा जेल में तो मुझे भी जैसे वो मैंने खान साहब से अजरा मजाक का उस दिन मैंने कहा आज का रज़िया सुल्तान मैं हूँ। यानी मैं तो आया था, नाम लिखवाया वहाँ पे, वो तो तरीक़ेकार होता है। तो उन्होंने कहा जी आप चले जाएँ। वहाँ पे जिनको वो समझते हैं वो इजाज़त देते हैं। अडयाला के दरवाजे के ऊपर बाय द वे पहुँचना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ना पहुँचे तो उनके पास तो लगाया बहाना है। लेकिन जो कंसेंट हमने दी उसका बड़ा नुकसान हो रहा है हमें। पहले तो इमरान खान साहब का बयानिया भी नहीं बाहर आ रहा था। वो परसों जमूद टूटा है, मैं गया हूँ और मैंने भी बात की, फिर अंदर खान साहब से भी बात हुई और फिर गौर साहब ने भी बात की। तो वो एक फिर उनका कल ट्वीट भी इमरान खान साहब का आया। सो एक जो बैक टू होता है ना बिजनेस एज यूजुअल हुआ। तो जो लोग अब जिम्मेदारान हैं वो उनका काम है कि वो अभी आके तो ये बीबियों की मुलाकात करें। जब हमारे ज़िम्मे लगी थी हमने कभी कोताही नहीं की। फैसल ये अलीमा आपा का अगर उनकी मुलाकात नहीं होती और बुशरा बीबी और उसकी सारी फैमिली की मुलाकातें हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ ये भी बता दें लगे हाथों। ये तो ये बताएं हुकूमत ये है कि आप अगर बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात दें, इनमें क्या प्रॉब्लम है? तो मुलाकात तो करने देना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आपके एंड पर है। प्रॉब्लम ये है कि जो मिलने जा रहा है वो बाहर आकर स्टेटमेंट ना दे। नहीं अच्छा, मैं आता हूँ। मंदो खेल साहब, सियासत की इजाज़त सियासी जमातों को, सियासतदानों को भरपूर तरीके से मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये जो ज़ाहिर है कि इस वक्त हमें अंदाज़ा है कि ये एक बड़ी मखसूस किस्म की लड़ाई है जो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन कहाँ तक मौजूदा हुकूमत को मशवरा आपकी तरफ से नहीं आता कि थोड़ा सा ओपन अप कर दें चीज़ों को, बहनों की मुलाकात ना होना? नहीं, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आपको बताऊं, चाहे अगर ज्यादती नवाज शरीफ साहब से जेल में हो रही थी, हमने उस वक्त भी मुखालफत की है, हम आज भी मुखालफत कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम खुद ये सारी चीजें भुगत चुके हैं। जो आदमी जुल्म सह सकता है वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता है। जो इस तरह के एक चीज कर रहे हैं, मुकाफात अमल, इमरान खान साहब की बातें मुझे याद है कि जेल से एसी उतार दो, ये करो वो करो। मैं नहीं समझता हूँ मुकाफात अमल है, मैं नहीं समझता हुकूमत को इंतकाम लेना चाहिए। मगर ये जो जेल अथॉरिटी है ये सूबाई हुकूमत के अंडर है, जिसके आईजी जेल खानाजात होता है, जिसमें जेल सुप्रेंडेंट होते हैं, वो सूबाई हुकूमत को जवाब दे, वफाकी हुकूमत को नहीं है।
तो मेरे ख्याल में ये जो कंफ्यूजन है, या पीटीआई के दोस्त आके बताते हैं कि फलां ने रोका फलां ने रोका, तो इसमें बाकायदा जो है ना सूबाई हुकूमत को, जेल सुप्रीडेंट को, आईजी को बुला के उसको तंबी करना चाहिए कि बाबा ये जेल मेलवल के तहत ये हक है, आर्टिकल 10A के तहत ये हक है, आइन में दिया गया है कि ये जो मुल्जिम है उसके एक्सेस उनकी वकला से, उनकी फैमिली मेंबर से होना चाहिए, और उसमें अर्ज क्या है। लेकिन मुझे एक चीज ये भी समझ में आ रही है, मैं फैसल चौधरी साहब के सामने बात रिपीट करूंगा, जो इमरान खान साहब से वकील मिल रहे हैं तो कुछ समझ में आता है कि वो केस का मशवरा करे। जो इमरान खान की वकील नहीं है, किसी और के वकील है, वो भी मिलने जाता है, इसकी समझ से बालातर है। और जबकि उसको बाकायदा अलीमा बीबी ने डांटा भी, मैं वो नईम पंजोता साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या करने जाते हैं? अगर पेशी 2 महीने के बाद है तो हर हफ्ते वो क्यों मिलते हैं? फैमिली मेंबर तो इस वजह से मिलते हैं कि उसका खून है, खून का रिश्ता है, तो इसकी बजाय सियासी लोग मिल रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर भी जो सारी बातों को एक तरफ रखे, हुकूमत को फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए और इनको खुली छुट्टी देना चाहिए। और खुद उन्होंने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि वापसी पे हम मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। ये भी मेरे हिसाब से गैर आईनी और गैर अखलाकी ऑर्डर है। मैं ऑर्डर को भी गैर अखलाकी कहूंगा। सही, हुकूमत से जवाब ले लेते हैं। जेल अथॉरिटी सूबाई हुकूमत के अंडर है, उनको फराग दिली से हुकूमत से जवाब ले लेते हैं। बानी पीटीआई को इसलिए जेल में डाला क्योंकि उनसे निज़ाम को खतरा है। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इमरान खान की जेल इस वजह से। देखिए, एक तो मैं इनकी मुलाकात पे बात करता हूँ। अलीमा बाजी की मैंने तस्वीर देखी, वो सड़क किनारे कहीं बैठी हुई थी, पैरों में जूती नहीं थी, बड़ा कीमती चश्मा उन्होंने पहना हुआ था। हम नहीं चाहते कि कोई किसी की घर की ख़वातीन इस तरह बैठे हैं, हालांकि वो साफ पता चल रहा है कि इतना कीमती चश्मा पहन के बंदा सड़क पे बैठा और जूती उतार के तस्वीर बनाए। मुझे वो तस्वीर नवाज शरीफ के बेटे की भी याद आई। मकाफात अमल जो होता है ना, ये होता है, और फिर मकाफात अमल का भी एक मकाफात अमल होता है। ये एक कानून फितरत है, हम नहीं करते। ये मकाफात अमल है या बदला? मैं वही कह रहा हूँ, बाखुदा मुस्लिम लीग नून के किसी, मैं नॉट मतलब मैं यहाँ पर ये बात, मैं बावजू हूँ और ये बात मैं करता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो उनके जहन में, उनके सीने में कोई बदले की आग हो, या वो किसी को जलील करे, या वो किसी की बहू बेटी को बेआसरा करे, या उसको तकलीफ पहुँचाए। सुनिए ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप बोलने दें। मसला इनके अपने घर में है। इमरान खान मुलाकात करना चाहता है तो जिनसे मिलना वो चाहता है उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है, जिनसे वो नहीं मिलना चाहता उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती। अब मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। अलीमा आपा ये खुद अब चेक कर लें कि उनके भाई उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। बुशरा बीबी की मुलाकातें जो हैं वो बड़ी इजीली हो रही हैं, बड़ी आसानी से हो रही हैं। आप ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अलीमा बीबी से नहीं मिलना चाह रहे? ये अब मुझे मुझे ये अपना घर जो है खुद अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। मुझे लगता ऐसा है कि कहीं खराबी है, वो इनके घर में है, वो हमें हमारी तरफ से कोई नहीं है। कर रहे हैं, सुन लीजिए ना, लिस्टें जो है तो पीका भी नहीं लग सकता ना। लगा रहे आप, पीका लगा लें, मीठा लगा लें, जो लगाते हैं लगा लें। जो लिस्टें बनानी होती है मुलाकातों की, ऑल दो मैं पहले भी आपकी शो में कह चुका हूं कि मेरे नज़दीक ये कोई इतना मसला नहीं है। इस मुल्क के मसाइल और बड़े हैं। ये मुलाकातों वाली कहानी बड़ी पुरानी हो गई है। इनको चाहिए कि अपना घर इन ऑर्डर कर लें। और सबसे बड़ी बात मैं अपने भाई मंदू खेल भाई को बता दूं कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर हम वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं तो आप हमारी वजह से, हम आपकी वजह से वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, आप हमारी वजह से प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं। अगर हमारा स्पीकर है तो आपका भी डिप्टी स्पीकर है, आपका चेयरमैन सेनेट भी है। अगर हमारा गवर्नर बलूचिस्तान बैठा है तो आपका गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बैठा है। तो मेरे ख्याल में आप खुद को अलग नहीं कर सकते हैं सिस्टम से। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, इख्तियार वली साहब और कादिर मंदू खेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।